आई एम रेडी। हाँ भाई, सभी बच्चे आ जाओ भाई। सुबह वाली क्लास में आप सभी ने देखा था उच्चारण स्थान, जिसपे हमने एक वट वृक्ष बनाया था। मित्रों मैं हूं मुकेश दीवान। परिचय के मोहताज ना मैं हूं ना आप हो, क्योंकि आप हो शिक्षक और मैं आपको हूं सिखाने वाला। बस यही सबसे बड़ा हम दोनों की पहचान है। तो मित्रों, सभी शिक्षकों का आपका ढेरों शुभकामनाएं और स्वागत है इस चैनल पे। तो और सुबह वाली क्लास में हमने उच्चारण स्थान और बड़े अच्छे ढंग से पढ़ा था। उसमें पेड़ बनाए थे हमने वट वृक्ष के, और फिर एक एक सूत्र को हमने मिनटों में याद कर लिया था। मित्रों, इस क्लास में हम याद करेंगे प्रयत्न। प्रयत्न को याद करने के लिए, अच्छा संस्कृत में अधिकांशतः प्रयत्न को याद करने के लिए कई बार हम जल्दबाजी कर देते हैं। एक ही इसका रबड़ वगैरह भी, अपनी ब्रश कहाँ गई? ये लीजिए ब्रश, चलिए जी। अच्छा, बार बार वो यत्न लिखा जा रहा है, उसको प्रयत्न लिखना है ना, प्रयत्न। ओहो, मैंने भी प्रयत्न कर दिया भाई। प्रयत्न का मतलब क्या होता है? या तो प्रयत्न नाम मिलता है या फिर परीक्षा हॉल में यत्न मिलता है, संस्कृत में नाम, दोनों ध्यान रख लीजिएगा। यत्न क्रियते किम न भयेयात, कहते हैं यत्न यानी प्रयास करने पर क्या नहीं मिलता, और प्रयत्न करने पे तो सब कुछ मिल जाता है। तो कहा साहब ये इनका दोनों का मीनिंग क्या है संस्कृत में, पहले बात करता हूं। तो यत्न किसे कहते हैं, पहले तो वो बात कर ले। यत्न कहते हैं कोशिश को, अर्थात प्रयास। और प्रयत्न का मतलब भी समझ लें, क्योंकि यहां प्र उपसर्ग लगा है तो कुछ ना कुछ तो नया ही होगा ना। अच्छी कोशिश या प्रयास। अब बात करते हैं संस्कृत में वर्णमाला विचारों में भी जब प्रयत्न की बात आती है तो अक्सर हम कंठस्थीकरण या रटने पे रहते हैं। कुछ बच्चे कंठस्थीकरण करते रहते हैं, कुछ उसको रटा मारने की कोशिश करते हैं। मैं दोनों ही बच्चों को समझा दूं। जो बालक अधीन इसको प्रयत्न यानी यत्नों को क्या करते हैं, कंठस्थीकरण करते हैं, आज के बाद वो कंठस्थी ना करके उन्हें समझ लें। मैं यहाँ समझाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि समझाना हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए मित्रों, प्रयत्न को समझते हैं। प्रयत्न के भेद। प्रयत्न दो प्रकार का होता है। अच्छा, ये प्रयत्न हो किस पे रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि जो हमने उच्चारण स्थान पढ़े थे, अब उन वर्णों को प्रयत्न यानी कि बाह्य या मानसिक प्रयास करके एक बार फिर से उनका सही ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों, यहां पर प्रथम है आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न। और दूसरा होता है मित्रों बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न। मिल गया तो हटा देते हैं, जोड़ते हैं। आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। अब यहां पर आया कि ये आभ्यंतर क्या होता है। आभ्यंतर प्रयत्न, जब वर्णों का
मानसिक प्रयास से भेद या उच्चारण करना आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। भाई देसी बात में समझ लो, मैं देसी अवस्था में समझा दूं, क्योंकि हमारे राजस्थान के अलावा और भी बहुत भाई बहन यहाँ देख रहे होंगे। तो संस्कृत में मैं संस्कृत पढ़ा रहा हूँ और संस्कृत में भी वर्ण विचार और वर्ण विचार में भी प्रयत्न। अब प्रयत्न जो है संस्कृत में दो होते हैं, एक होता है आभ्यंतर और एक है बाह्य। कहा आभ्यंतर प्रयत्न किसे कहूं तो कहा जब वर्णों का मानसिक प्रयास से भेद या उच्चारण करना ही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। क्या कहलाएगा, आभ्यंतर प्रयत्न कहलाएगा। वर्णों का फिर सुन लीजिएगा, वर्णों में स्वर और व्यंजनों की बात हो रही है, हल वर्णों की बात नहीं हो रही है। फिर ध्यान रख लीजिएगा, वर्णों का मतलब स्वर व्यंजनों की बात ही है, इसके अलावा अन्य वर्णों की नहीं होगी यहां पर किसी भी प्रकार की बात। तो यहां पर एक हो गया आभ्यंतर, तो दूसरा क्या कहलाता है वो भी समझ लें। दूसरा है मित्रों बाह्य, बाह्य प्रयत्न। जब वर्णों अर्थात स्वर और व्यंजनों का वाचिक या बोलकर उच्चारण या भेद किए जाते हैं तब वह प्रयत्न बाह्य प्रयत्न कहलाता है। मैंने यहां परिभाषा क्यों लिखी है, सीधा समझा भी सकता था, सीधी बात भी कह देता। एक्चुअल में सबसे बड़ी यही चीज है कि हमें पहले उसका पूरी परिभाषा पता हो कि मैंने क्या कहा है। जब वर्णों का वाचिक या बोलकर उच्चारण या भेद किए जाते हैं, किसका, वर्णों का, तब वह प्रयत्न बाह्य प्रयत्न कहलाता है। तो यहां दो चीजें आई, एक तो कौन सा, मानसिक प्रयास, मानसिक प्रयास, जिसको क्या कहा आपने, आभ्यंतर प्रयत्न। दूसरा क्या रखा, वाचिक प्रयास अर्थात बोलकर, जिसे क्या कहा, बाह्य प्रयत्न। क्या कहलाए भाई, बाह्य प्रयत्न। अब ऐसी स्थिति में आपके प्रयत्न क्या हो गए, दो हो गए क्या, जी हाँ दो हो गए हैं, यहां से दो हो गए, एक मानसिक और एक वाचिक प्रयास, ये दो प्रकार के प्रयास हुए। कहा अब इसके आगे की कहानी है वो भी समझें। आभ्यंतर प्रयत्न
प्रयत्न के भेद पांच अर्थात पंच होते हैं, वहीं पर आपके बाह्य जो हैं वो कितने होंगे? बाह्य प्रयत्न के भेद 11 यानी एकादश होते हैं। चलिए मित्रों, एक बार फिर से देख लीजिएगा, मैंने कुछ लिखा है। एक मानसिक प्रयास, दूसरा वाचिक प्रयास। संस्कृत में प्रयत्न पे दो बातें आई, पहला आया आभ्यंतर प्रयत्न, दूसरा बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न के 5 भेद होते हैं, जबकि आभ्यंतर के 5 भेद होते हैं, जबकि बाह्य प्रयत्न के 11 भेद होते हैं। अर्थात वर्णों को मानसिक प्रयास से 5 भागों में बांटा गया है, वहीं पर वाचिक प्रयास अर्थात बाह्य प्रयत्न से 11 भेदों में यानी कि 11 प्रकार से बांटा है। यही चीज अब देखना है, तो मैं बना रहा हूं अब इसका एक ऐसा चित्र जिससे इसे रटना ना पड़े। तो आइए मित्रों, मेरे पास में बनाता हूं वही जो बनाना है। तो मित्रों, ये बन गया वही एक बढ़िया सी फोटो सी, और इधर बनाना है इधर भी बनाना है एक। ये लगभग पेड़ों की तैयारी हो चुकी है। वृक्षों पे बात करें, क्योंकि संस्कृत के सारे ग्रंथ वृक्षों के नीचे बैठ के ही लिखे गए। यहाँ हम रूट यानी जड़ निकाल देते हैं इनकी। और अब बात करता हूं मित्रों, ये लीजिएगा, ये है मित्रों प्रयत्न, और ये है आभ्यंतर प्रयत्न, और ये है बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर और बाह्य। मित्रों, इसके जो भेद किए वो आपने किए 5, जबकि इसके कितने किए थे? 11। और प्रयत्न कितने थे? 2 भेद, प्रथम भेद और द्वितीय भेद। अर्थात पहला जो भेद था वो था आभ्यंतर प्रयत्न, और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। चलिए मित्रों, यहां 5 देखते हैं कौन कौन से हैं। तो मित्रों, सबसे पहले इसका भेद देखें। पहला भेद जो है हमारा वो देखा जाए तो प्रथम है स्पृष्ट, दूसरा है ईसत स्पृष्ट, तीसरा है ईसद विवृत, चौथा है विवृत, और पांचवा है संवृत। 5 भेद। अब मित्रों हैं 11 भेद। 11 कौन कौन से हैं इसके? प्रथम, यदि क्रम से लिखना चाहें तो क्रम से लिख लें, विवार, दूसरा है संवार,
तीसरा नाद, चौथा है घोष, विवार, नाद, श्वास, नाद, श्वास। इसको और तरीके से लिख देता हूं ताकि आपको पूरा ध्यान याद भी हो जाए, क्योंकि याद वाली कंडीशन में लिखता हूं। क्योंकि पहला हुआ विवार, विवार के बाद में मैं यहां, ताकि क्रम उसी में ही याद कर लें, विवार, श्वास, अघोष, संवार, संवार, नाद, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। मित्रों, यहां पर देखने लायक ये है कि एक तरफ आपके हैं बाह्य प्रयत्न, आपका पहला बीच में है प्रयत्न, प्रयत्न दो ही होंगे, एक आभ्यंतर प्रयत्न, एक बाह्य प्रयत्न। वहीं पर आभ्यंतर प्रयत्न जो है उसके 5 भेद होते हैं, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवरित, विवरित और संवृत, विवरित और संवृत। वहीं पर बाह्य प्रयत्नों की बात करें तो इनकी संख्या 11 होती है। पहला है विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। तो इस तरह से मित्रों यहां पर 11 हुए बाह्य, आभ्यंतर हुए 5, प्रयत्न कितने हुए 2। तो हमारे पास एक पूरा चित्र बन के आ गया कि सब प्रयत्न के 2 बेटे थे, बेटे हैं। पहले का नाम है आभ्यंतर, दूसरे का है बाह्य। फिर उनके संतानें हुई, हम यूं मान के चलें। तो याद रखिएगा प्रयत्न और उसके भेद। अब बात करते हैं एक एक करके कौन कौन सा वर्ण किस किस में आता है। एक एक को लेके चलना तभी समझ में आएगा। तो आइए मित्रों, सबसे पहले हम लेके चलते हैं उस वट वृक्ष को जिसका नाम हम यहां लिखने वाला हूं, और नाम भी जो है ये बड़ा ही सीधा ही पेड़ आ रहा है, इसकी जड़ें भी कुछ ऐसी हैं भाई, है ना। थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए कुछ बना रहे हैं। चलिए, अब मैं यहां पर लिखता हूं आभ्यंतर प्रयत्न। तो मित्रों पहला भेद क्या रखा था, पहला जो इसका भेद रखा था मित्रों वो था स्पृष्ट। स्पृष्ट में कैसे लेकर मैं तक के वर्ण आते हैं। देखें कैसे आते हैं। तो कहा यहां पर संस्कृत में क्या कहो वो भी एक बार लिख देता हूं। कतः मैं पर्यंतम। संस्कृत में और भी कुछ कहा है, कादयो, कादयो
मावसानाम स्पर्शा। और एक एक करके अब चलो सीधे सीधे। क वर्ग, क ख ग घ ण। च वर्ग, चे छे जे झे य। ट वर्ग, टे ठे डे ढे ण। ते वर्ग, ते थे दे धे ने। और पे वर्ग, प फ ब भ ब भ म। सबके पास पास हो गए क्या? हाँ जी हो गए। तो लो लीजिए मित्रों, इसका पहला भेद आभ्यंतर प्रयत्न का पहला भेद है स्पष्ट और स्पृष्ट के को किसमें कौन से वर्ण आएंगे तो कैसे लेकर के मैं तक के वर्ण आते हैं किसमें? स्पृष्ट में, जिसे संस्कृत में क्या कहूं? कहते हैं मैं पर्यंत। और क्या कहूं संस्कृत में? कादयो मावसा नाम स्पर्शा। और कैसे समझू? कै वर्ग के पांचों, चे वर्ग के पांचों, ते वर्ग के पांचों, ते वर्ग के पांचों, पे वर्ग के पांचों, यानी कि कुल 25 वर्ण किसमें चले गए? यानी कि व्यंजन 25 व्यंजना, यहां पर 25 व्यंजन होंगे। पहला इसका भेद है बाह्य आभ्यंतर प्रयत्न का। ठीक है, अब चलते हैं मित्रों इसका दूसरे पे। दूसरे की बात करूं तो इसका दूसरा भेद है अंतः, अंतः स्थित तो देखिए देना है उसमें, इसमें ईषद स्पष्ट, ईषत स्पृष्ट। इसके अंतर्गत कौन से बनाएंगे? ये वे रे ले। इन्हें क्या कहा जाए संस्कृत में? यणो अंतस्था। यणो अंतस्था इन्हें कहा जाएगा। तीसरा आया मित्रों ईषद विवृत। और इसमें कौन कौन से बनाएंगे? श स ह। तो संस्कृत में इसे क्या कहें? सलो ऊष्माणा। गर्म वर्ण है भाई, गर्म वर्ण होने पर ऊष्म हो गए, ऊष्म हो गए हैं। एक तरफ आपका स्पृष्ट है, दूसरा आपका ईषद स्पृष्ट, तीसरा आपका क्या है भाई? क्या? ईषद विपरीत। चौथे पे आओ, चौथा कौन सा है इसका भेद? कहा विपरीत है। तो विपरीत में क्या कौन कौन से बनाएंगे? स्वराह, अच, ऐसे लेकर चैतक के सभी स्वर माहेश्वरी सूत्र। यानी ऐसे लेके चैतक का अर्थ क्या हुआ? आपके जो स्वर हैं वो सारे सारे विवृत में रखे जाएंगे। अगला आया मित्रों जो कि इसका अंतिम है, जिसका नाम है संवृत। और इस संवृत में किसको रखूं? तो संवृत में कहा रिहस्व ए, रिहस्व ए स्वर प्रयोग दशा में
समवृत्त में रहेगा। तो संस्कृत में क्या कहा जाए, हिंदी तो हमने लिख दी, संस्कृत में लिखा जाएगा रिहास्व अप्रयोग दशायाम संवृता। अब इसे समझते हुए समझेंगे तो समझ में आएगा। मैंने तो केवल एक फोटो बनाई है। अब इस फोटो में हमने ये दिखाया कि एक तरफ हमने बताया पहला स्पृष्ट, स्पृष्ट में हमने देखा कि 25 वर्ण है भाई। यहाँ तो 25 वर्ण कौन कौन से हैं? बोले कहां साहब, कैसे लेकर के मैं तक। कैसे लेके मैं तक, तो कैसे लेकर मैं तक तो कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, पै वर्ग, यानी कैसे स्टार्ट किया और मैं पे खत्म। कितने हैं ये 25 हैं। संस्कृत में क्या कहा जाए, कहते मैं पर्यंतम। और क्या कहूं, कादयो मावसानाम स्पर्शा। दूसरा इसका है ईसद स्पृष्ट। ईसद स्पृष्ट का में कौन से बनाएंगे, कहा ये वे रे ले। कहा साहब ये वे रे ले तो ठीक है, लेकिन ये यूं नहीं हो सकता क्या? बोले क्या? बोले ये रे ले वे, ये नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता भाई। क्यों नहीं हो सकता? हिंदी भाषा में तो होता है। कहा यहां पर जो ये वे रे ले लिखा गया है वो माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार ही रहेगा। मान लीजिए 4 ऑप्शन में ये नहीं है, तब ये हमें मानना पड़ेगा कि ये सही है। लेकिन यदि ये है और ये भी है, दोनों रखे गए हैं, तो ये ही सही होगा, ये सही नहीं होगा। अब संस्कृत में और क्या कहते हैं इसको, यवरेले को? कहा यणः अंतस्था। और अंतस्थ क्या होता है इसको हमने बहुत अच्छी तरह से समझा है। अंतस्थः य व र ल, कहां से हवा कहां वेग कर रही है। ईषद विपरीत, ईषद विपरीत कहते हैं श श श ह, ये चारों वर्ण इसमें आएंगे। और संस्कृत में क्या कहलाएगा, सलो ऊष्माणः। मित्रों चौथा जो है आभ्यंतर प्रयत्न का विपरीत होता है। विपरीत का यदि शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो जहां पर वायु तेज निकले, चाहे वो ह्रस्व हो, चाहे वो दीर्घ हो, चाहे प्लुत हो, तो कहा ऐसे लेकर च तक के सभी स्वर अर्थात माहेश्वरी सूत्र, अर्थात सभी के सभी स्वर किसमें रहेंगे, विपरीत में। लेकिन पांचवा है समृद्ध का मतलब क्या है, कहा मुकम खुले। समृद्ध का अर्थ ये होता है, कहा ह्रस्व प्रयोग दशा में समृद्ध में रहेगा। बोले यहीं रुक जाओ, सारी तो याद हो गई, ये समझना है। मित्रों याद कीजिएगा, आभ्यंतर प्रयत्न के लिए मैंने एक शब्द लिखा था। इसके लिए क्या लिखा था, मानसिक प्रयास, हां या ना। और मानसिक प्रयास का मीनिंग क्या होता है, मन ही मन में, मुंह से शब्द बाहर नहीं आना चाहिए। तो फिर यहां समृद्ध का और यहां पर प्रयोग दशा का तो अर्थ यह होता है कि मुंह से बाहर आए। दोनों ही अवस्था में कहा गया, क्योंकि मानसिक हमेशा प्रक्रिया होती है। मुंह खुलते ही प्रयोग हो गया, तो यहां तो प्रयोग अवस्था में बता रहे हो, तो मानसिक प्रक्रिया तो यहां हुई, यहां भी हुई, यहां भी हुई, यहां भी हुई। लेकिन भैया यहां पर ये ए में प्रयोग दशा क्यों कहा पाणिनि जी? अरे भैया यहां समझा दो, तो लाओ मैं समझा देता हूं हमारे पाणिनि जी ने यहां प्रयोग दशा क्यों कहा। मित्रों जब हम कोई वर्ण याद कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं, मन ही मन बार बार हम उसका बंटवारा कर रहे हैं, चुप हैं बिल्कुल, कुछ भी वर्ण बाहर नहीं आ रहा है, तो याद कीजिएगा कि ब्रेन का एक प्रोसीजर है, एक ब्रेन का एक तरीका है। मनोविज्ञान इसको मानता भी है कि जब दिमाग पूर्ण रूप से अपनी यथास्थिति पे होता है तो एक लंबी सांस के साथ कुछ वायु बाहर निकलती है। मैं दिखाता हूं कैसे। अब मैं सोच रहा हूं, सोचिए,
बंटवारा कर रहा था अंदर ही अंदर। कुछ मुंह खुल गया है, कुछ वायु निकली है बाहर। यदि मुंह से वायु निकली और यदि वो निकलेगा तो सबसे पहले रिहस्व ए निकलेगा। मुंह खुला है, प्रयोग हो गया है, जबकि यहां प्रयोग कहीं नहीं हुआ था, यही हुआ। तो कहा प्रयोग दशा में वह संवृत में रहेगा। बोले इसको यहां ऐसा रखा है कि जो मानसिक प्रयास था तो इसको रखने की क्या जरूरत थी? पाणिनि जी ये रखने की क्या जरूरत थी? तो पाणिनि जी ने कहा यार जब हवा मुंह से निकलेगी वो वर्ण बाहर निकल रहा है, बेशक आपने किसी काम में काम नहीं लिया। बोले फिर तो निकल रहा है। कहा प्रयोग दशा का मतलब क्या होता है, मैं वो समझाता हूं। अरे भैया राम और अयनम दिखाई दे रहे हैं, यहां पर ए है, यहां भी ए, और हमने इसे बना दिया रामायणम। तो यहां पर ए जो था वो और यहां पर जो ए है, ये दोनों के दोनों ही कहां हैं? प्रयोग दशा में। क्योंकि प्रयोग किया है आपने, राम के ए और अयन के ए को मिलाने का प्रयास किया है, इसी का नाम ही क्या है? प्रयोग। और इसीलिए रिहस्व ए प्रयोग अवस्था में आभ्यंतर प्रयत्न में समृत में रहेगा, समृत में। उदाहरण और ले लो आप, उदाहरण की कोई मनाही नहीं है। जहां भी ए मिल रहा है, जहां ए आ मिल रहा है, तो जो पहला जो ए है केवल रिहस्व ए, केवल वही प्रयोग अवस्था में कहलाएगा, अन्य नहीं कहलाएगा। अन्य कोई स्वर भी आभ्यंतर प्रयत्न में समृत में नहीं आएगा। हो गया क्लियर? तो अब चलता हूं मैं एक कदम और आगे। भाई और किसी का कुछ विचार हो इस चीज पर तो वो मुझे बताएं। हाँ जी सर जी, कुछ है कोई विचार? भाई यहां तक कुछ समझ में आया वो मुझे बताओ या तो। और एक बार देखो भाई, किसी अन्य बच्चे का भी यदि कोई हो विचार तो मुझ तक भी पहुंचाओ कि हाँ भाई। नहीं, कई बच्चे नहीं बोलते, वो टल्ला मारते रहते हैं, पूछ 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 तू ही पूछ पूछ पूछ, है ना। आजकल तो वो टल्ले मारने वाला समय भी निकल गया कि कौड़ी मार करके किसी से पूछा जाए कि तू पूछ ले। आजकल तो हमारे हाथ में मोबाइल है, तुरंत क्या करना है, डाल दिया उस पर मैसेज कि ये समझ में नहीं आया फिर से समझा दो। हाँ, फिर समझा देंगे। पहले तो झिझकते थे कि कुछ कुछ कहे नहीं हमें। तो यहां पर हमें ये विशेष रूप से देखना है कि ये कौन सा है? आभ्यंतर प्रयत्न, जिसके 5 के 5 हमने भेदों का वर्णन कर दिया। चलिए और अब चले बाह्य में। बाह्य मित्रों बड़ा है क्योंकि वहां पर 11 होने वाले हैं भेद। आइए एक एक को समझते हैं। थोड़ा सा बड़ा बना लो, यहां पर बड़ा बनाए क्या? मुझे देखता हूं कुछ कलर मिक्स हो जाएं, तो मिक्स हो नहीं रहे। हाँ हाँ चलिए छोड़िए, मैं यहां पर थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा भाई, क्योंकि अब के जो वट वृक्ष है वो थोड़ा सा बड़ा है। जिसका नाम है मित्रों बाह्य प्रयत्न। और बाह्य प्रयत्न के भेद कितने बताए? 11, यानी कि एकादश। अब ये जो बाह्य प्रयत्न बनाए गए इस पर हम बात करें तो यहां पर हमने देखा था कि एक का क्या नाम है? नाम लिखूं? देखो, एक का नाम था विवार। विवार का अर्थ क्या होता है वो भी सुनो। मुख खुले।
ठीक है, दूसरा भी लाओ। दूसरा हमारे पास एक ये था, दूसरे पे भी बात कर लेते हैं। दूसरे नाम था श्वास, विवार श्वास। श्वास का मतलब है लगातार श्वास चले, कहीं अटके नहीं, कहीं अटके नहीं सांस। और तीसरा क्या था? तीसरा है अघोष। अघोष का मीनिंग क्या है भाई? गूंज नहीं हो। तो मित्रों तीन सबसे पहले मैंने यहां रखे हैं। पहला रखा है मैंने विवार, दूसरा श्वास, तीसरा है अघोष। अब हमें वो वर्ण देखने हैं, वो व्यंजन देखने हैं जिनमें मुंह खुलता हो, सांस जिनमें लगातार चलती हो और गूंज नहीं होती हो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें कै वर्ग उठाना होगा। ये तो देखना होगा इसमें कि हमारे पास जो आए हैं तीन, पहला कौन सा आया है? विवार। दूसरा कौन सा आया है? श्वास। और तीसरा क्या लिया आपने? अघोष। अब तीनों की कैटेगरी में कौन से वर्ण आते हैं मैंने यहां हिंदी लिख दिया है इसका। अब आपको यहां देखना है कि विवार यानी मुंह खुले उन जिन वर्णों में, और श्वास का मतलब लगातार श्वास चले और गूंज नहीं हो। तो सबसे पहले मैं कै वर्ग का लेता हूं ताकि हमें पता चले। कै वर्ग में देखते हैं कौन कौन से वर्ण यहां आते हैं। मैं साउंड को देखना, मैं मौखिक बात करूंगा क्योंकि यहां पर वाचिक प्रयास होने वाला है। तो वाचिक प्रयास में बोलूं, उच्चारण करूं, आप भी प्रयास कीजिएगा। क ख ग, ये ग में गूंज हो गई भाई। पहले ही शर्तें ध्यान रख लेना, मुंह खुलना चाहिए, श्वास लगातार चलना भी चाहिए, लेकिन गूंज नहीं होनी चाहिए। तो क ख, यहां तो दोनों में ही गूंज नहीं हुई, लेकिन ग घ घ ग घ ण, अर्थात कै वर्ग में केवल दो ही वर्ण हैं जो इन तीनों में आए, क और ख। चलिए अगला चलते हैं च वर्ग में। च वर्ग में कौन कौन से वर्ण हैं जो इन तीनों के अंतर्गत आएंगे? च, छ, झ, झ, य। तो च छ तो आ रहे हैं, बाकी में गूंज हो रही है इसलिए नहीं आ पा रहे। च और छ। तो ट वर्ग में कौन से आएंगे? ट और ठ। त वर्ग में त और थ। प वर्ग में प और फ। यहां तक तो सब कुछ बढ़िया था, लेकिन कहा अभी हमारे पास में अंतस्थ और ऊष्म वर्ण भी तो हैं, उनमें भी देख लो एक बार, क्योंकि वो भी देखना जरूरी है ना, उनके बिना कैसे काम चलेगा। तो वहां भी देखते हैं एक बार, जिनमें मुंह खुल रहा हो, श्वास लगातार चल रही हो और गूंज ना हो। तो भैया य व र ल, ये जो चार थे, ये तो मैंने आपको प्रैक्टिस में बताए थे कि पहले ही अंदर से टकराते हुए फेफड़ों में से बाहर निकलते हैं। य व र ल और ह, य व र ल है, ये सारे सारे टकरा के निकलते हैं। है भाई साहब, पहले ही गूंज हो रही है, तो फिर किसमें नहीं हो रही गूंज? श श श, तीनों में ही गूंज नहीं है। दूसरा, सांस लगातार चल रही है इसमें, स स स, मुंह खुल रहा है, मुंह खुल रहा है, तो अब यहां क्रम से जचाना पड़ेगा।
क्योंकि आपने कहा है से। तो अब हम क्या कह सकते हैं इन तीनों में आने वाले वर्णों के विषय में कि किसी भी वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण या तथा या नहीं तथा से विवार श्वास अघोष में बाह्य प्रयत्न में आएंगे यहां तक तो ठीक थी बात, लेकिन परीक्षक कैसे पूछेगा वो भी तो क्या दिमाग लगाना होगा, क्योंकि यदि यूं का यूं याद तो कर लिया, मगर परीक्षक भी तो पूछता है, तो फिर वो कैसे पूछेगा परीक्षक, उस पर भी चलो। वो परीक्षक कहता है भाई साहब आपने ये सब कुछ बनाया वो तो ठीक है, लेकिन आपके यहां माहेश्वरी सूत्र थे क्या, है कि नहीं अपने हैं? तो ये सारे के सारे ऐसा कौन से माहेश्वरी सूत्र हैं जिसके अंदर हम बना सकते हैं? तो मित्रों माहेश्वरी सूत्रों पे ध्यान कर लो, क्योंकि एक एक चीज काम करेगी। माहेश्वरी सूत्र वो एग्जामिनर आपका ही भाई है, वो बनाता है, तो मैं जाता हूं 11वें माहेश्वरी सूत्र पे। ख फ छ ठ थ च ट त व। 12वां क्या है भाई? के पे ये। और 13वां क्या था? से रे। तो क्या 11वें 12वें और 13वें माहेश्वरी सूत्रों में क्या ये सभी वर्ण आ रहे हैं? देखिए खे फे छे ठे थे, खे येरा फे छे ठे थे। आगे चे टे ते, चे टे ते, के पे। आगे और से सभी आगे। तो कहां से शुरू किया था आपने? खे से, और खत्म कहां पे किया? रे पे। तो क्या बन गया? खर प्रत्याहार। क्या बन गया? खर प्रत्याहार। अर्थात पहला दूसरा वर्ण और से खर वर्णों में बाह्य प्रयत्न विवार श्वास अघोष आते हैं। मैंने हर वो चीज समझाने की कोशिश की है कि भैया इन तीनों का एक तो अर्थ क्या होता है। 11 है ना, तो पहला है विवार, दूसरा श्वास, तीसरा अघोष। अब तीनों का अर्थ समझा हमने। विवार का मतलब उच्चारण करूं तो मुंह खुले मेरा। श्वास का अर्थ है श्वास लगातार चले, कहीं अटके नहीं अंदर और गूंज नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में हमने यहां देखा विवार श्वास अघोष में कि वर्ग का, यानी कि किसी भी वर्ग का कै वर्ग का लिया तो कै और खे ये दो ही वर्ण नजर आए, जिनमें ये तीनों अपनी कंडीशंस पूरी करते हैं। च वर्ग में भी दो ही नजर आए, टे वर्ग में भी दो ही आए नजर, तय वर्ग में भी दो ही हैं, पे वर्ग में भी दो ही हैं। इसके अलावा से ये भी जो हैं इसी के अंतर्गत आए।
अब यहां पर यह हुआ कि यदि हमें इसे याद करना हो तो हम राजभाषा में लिख सकते हैं कि किसी भी वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण तथा से विवार श्वास अघोष बाह्य प्रयत्न में आएंगे। लेकिन संस्कृत में तो वो कुछ और ही पूछ रहा था, जो कि मैंने यहां लिखा है। कहा माहेश्वर जो सूत्र हैं आपके, उसमें ये सारे वर्ण कौन कौन से माहेश्वरों में आएंगे। तो कहा 11वां माहेश्वर है ख फे छ ठ थ च ट त व। 12वां है क पे ये। 13वां है श रे। तो कहां से शुरू किया, कहां से, ख से, और कहां खत्म कर दिया, रे पे। तो समूह क्या बन गया, खर। तो खर प्रत्याहार अर्थात वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और से। तो मित्रों खर वर्णों में बाह्य प्रयत्न कौन से आएंगे, कौन से आएंगे भाई? नहीं जवाब दो भाई, बिना जवाब दिए काम नहीं चलेगा। क्लास में बैठे हो ना, वो देखो हमारे एक मित्र हैं, वो तो मोबाइल ही देख रहे हैं। अरे भैया यहां पर देखो, है ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो यहां पर आंसर दो, कौन कौन से हैं, हम पढ़ रहे हैं ना, देखो हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। अरे क्लास मैंने लाइव क्यों दे रखी है कि हमें समझना होगा, क्योंकि या तो इन्हों रट लो, और रटना तो एग्जाम में भूले पक्का है, लिख के ले लो एग्जाम हॉल में, भूले बैठे मिलोगे। और ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी यही होगी, अब यहां आंसर दो। हो गया? तो यहां थोड़ा सा ध्यान रखो यार, यूं मत करो, गड़बड़ करिए, गड़बड़ हो जाएगी। 3 ही आते हैं बेचारे यहां। तो अभी तो हमने केवल 3 ही भेद किए हैं इसके, और होते कितने बाह्य प्रयत्न के, 11। एक 11, ऐसा नहीं होता, 10 रे 11 होता है बेटा, ध्यान रखना जिंदगी में। कभी किसी से मत कह देना 1 11, 10 11 होते हैं। और 3 यहां मैंने ले लिए, 3 को मैंने यहां समझा दिया। अब चलते हैं अगले 3 पर, चलें क्या? अच्छा लिख रहे हो, लिख लो, क्योंकि बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं। पहला हमने लिया है विवार, दूसरा श्वास, तीसरा अघोष। विवार का अर्थ क्या होता है? मुंह खुलना चाहिए जब उच्चारण हो। क्यों? क्योंकि कहा है बाह्य प्रयत्न, बाह्य का मतलब होता है वाचिक प्रयास, तो मुंह खुलना चाहिए। दूसरा का श्वास, यानी जो कंठ होकर के श्वास आ रही है बाहर, उसमें सांस लगातार चलनी चाहिए, बीच में कहीं अटकनी नहीं चाहिए। और अघोष का मतलब है जो भी वर्ण आ रहे हैं मुंह खुल करके, सांस लगातार चल गए, तो वहां पर अंदर टकरा करके गूंज भी नहीं होनी चाहिए। ऐसे वर्ण कौन से हैं जो इन तीनों में आते हों? तो तीनों में हमने क वर्ग रखा, और प्रैक्टिस जब करी तो पता चला क और ख। च में च छ, ट में ट ठ, त में त थ, प में प फ। वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और से। माहेश्वरी सूत्रों में देखा 11वें, 12वें और 13वें में ये नजर आए हैं। अब आगे बढ़ जाओ। लो जी, बढ़ गया, बढ़ गए। और एक बढ़िया सा फिर चित्र बना लो अपने, बिना चित्रों के तो काम नहीं चलना भाई। क्या करने वाले हो? बाह्य, आभ्यंतर पत्र लिख लेना, बाह्य प्रयत्न। हाँ भाई, कितने होते हैं? कितने? 11। 11 का मतलब एकादश। अच्छा 3 पढ़ लिए, 3 पढ़ लिए हमने। चलो अब इसकी पूरी फोटो बना दो भाई। मुझे ऐसे ही फोटो बनानी आती है, किसी को मेरे से ज़्यादा आर्टिस्ट है वो अपना नया नया बना ले। मेरा काम केवल यह है कि केवल आपको थोड़ा सा मनोरंजन के साथ में चले। ये चलिए, बन गया। अब चलते हैं अगले पर। अगले किस पे? भार वाले पर। तो चौथा नंबर का कौन सा था? संवार। ये संवार क्या होता है? मुख
कम खुले। जी हां, इसी की बात हो रही है। और फिर लिया आपने नाद। नाद का मतलब होता है आवाज हो, आवाज हो। ये आपका पांचवा। और छठवा क्या था? घोष। और आवाज भी हो तो कैसी हो? गूंज के साथ, गूंज भी हो, गूंज भी हो। तो चौथे नंबर का क्या था? संवार, पांचवें नंबर का नाद और छठे नंबर का है घोष। अब हम देखते हैं कि इन तीनों कंडीशंस को कौन पार करता है, कौन कौन से वर्ण। तो कहा हमने यहां लिख लिया संवार, नाद और घोष। अब फिर से ले आओ वर्ग का, कै वर्ग लाओ, कै, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और अब मुझे ये बताओ सारे के सारे कि किन किन में गूंज हुई थी। तो याद है कै खे तो चला गया 3 में, अब 3 पे आ जाओ। ग, घ, ण, ज, झ, ञ, ड, ढ, ण, द, ध, न और ब, भ, में। और क्या रह गए थे? और हमारे पास में रह गए थे, एक तो है रह गया था, एक ये रे, एक ले और एक वे। इन सभी का, ये जो सभी वर्ण हैं, इनके बाह्य प्रयत्न संवार, नाद, घोष होंगे। का क्यों होंगे? अरे उच्चारण करके देखो ना, मुंह कम खुलना चाहिए। देखिए मैं ग, घ, अरे मुंह खुला ही नहीं बेचारे का। तो कहा ऐसी स्थिति में बोले में गूंज हो रही है। तो कहा सब यहां पर क्या कहा जाए? तो यहां हम कह सकते हैं किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण एवं ये, वे, रे, ले है, ये सभी वर्ण, सभी व्यंजन ही लिख देता हूं ताकि याद रहे। ये सभी व्यंजन संवार, नाद, घोष, बाह्य प्रयत्न में आते हैं। का सब ये तो लिख दिया, अब क्या लिखना है? का अब माहेश्वर सूत्र भी, माहेश्वर सूत्र भी लिखो जिसमें ये आए सारे के सारे, तभी तो कुछ बनेगा। तो मित्रों पांचवा माहेश्वर सूत्र था है, ये, वे, रे, टे। छठा था लेण। सातवां था यम, न, में। आठवां है झे, भे, ये। नौवां था घे, ढे, धे, से। और 10वां क्या था? जे, बे, गे, डे, दे, से। क्या इन 5वें माहेश्वर सूत्र से लेकर के 10वें माहेश्वर सूत्र तक क्या ये सभी वर्ण आ रहे हैं? तो यदि काउंट करते हैं वर्ग का तीसरा, तो वर्ग का तीसरा ये रहे, वर्ग का चौथा तो चौथा ये रहे 2, और
3 ये रहे, 5वां तो 5वें ये रहे, का है ये वर्ड, बोले है ये वर्ड, ये लड़ सारे हैं। तो है से शुरू और शय पे खत्म, क्या बन गया, हंस। हंस का मतलब क्या होता है, तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण और है ये वे रे, और क्या हो गया भाई, है ये वे रे ले, ये सारे के सारे इसी में। तो समूह जो बना वहां ध्यान रखिएगा, ये समूह बन गया है इसका। तो इस तरह से मित्रों हम इन 6 को विभाजित करते हुए याद कर सकते हैं। आई समझ में। तो अभी हमारे पास बचे हुए अल्पप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित। तो लगातार क्लास में बने रहिएगा, मैं उन्हें भी इसी तरह बहुत और कोशिश करूंगा आपको समझाया जाए। और भाई तुम बैठे हो ना, तो ध्यान रखो कि जो नहीं समझ में आए उसका आप मुझे बताएं कि साहब यहां नहीं आए, मैं फिर से बता सकता हूं, नहीं तो मैं समझूंगा आप सारे पहले से विद्वान हो, है ना, मुझे भी लगना चाहिए ना। तो ऐसी कोशिश कीजिएगा कि जैसे ही आपका है वैसे ही आप मुझे इसकी सूचना दें। तो ढेरों शुभकामनाओं के साथ फिर मिलता हूं, नमस्कार।